हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर आज हम बात कर रहे हैं क्लास 8 के साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर 6 चल रहा था, जो कि क्या है, कंबशन एंड फ्लेम। ठीक है, हम क्या कर रहे थे, हम अपने केमिस्ट्री वाले जितने भी हमारे चैप्टर है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो भी हमारे अध्याय आ रहे हैं, उनके एमसीक्यूज यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो आपकी कक्षा 8 का जो छठवां चैप्टर है, छठवां अध्याय है, वो क्या है, दहन और ज्वाला। तो दहन क्या होता है और ज्वाला क्या होती है। ठीक है, कंबशन क्या होता है, जब कोई भी वस्तु इग्निशन टेम्परेचर, एक तापमान तक पहुंचती है, उसकी गर्मी जो उसका टेम्परेचर है वो इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचेगा और ऑक्सीजन के साथ वो अभिक्रिया करती है, तो वो जलना प्रारंभ कर देती है। या हम क्या कहते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो अभिक्रिया होती है उसको कंबशन कहा जाता है। दहन दहन जलने की एक प्रक्रिया है। क्लियर है? दहन के लिए आपने आवश्यक शर्तें भी देखी थी, जहां पर ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही दहन होता है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी कहीं पर तो वहां पर दहन की प्रक्रिया नहीं। ठीक है, कंबशन को आप जब हायर क्लासेस में जाते हैं तो अभिक्रिया का एक प्रकार के रूप में भी उसको देखते हैं। क्लियर है? और साथ ही क्या बोला हमने, फ्लेम। तो अभी कोई वस्तु जब जलती है और जलते वक्त अगर उसमें आपको किसी भी प्रकार का, जलने के बाद क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है, उजाला, और साथ ही क्या होता है, तापमान भी बढ़ता है। जब आपने देखा होगा आग जलती है कहीं पर तो वहां पर उजाला हो जाता है, यानी प्रकाश, और साथ में क्या होता है, गर्मी बढ़ती है। तो इसका मतलब तापमान वहां पर बढ़ा है, तापमान में किसी प्रकार की वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर दहन के बाद आपको साथ साथ क्या दिखती है, फ्लेम बनती हुई दिखती है। यानी कि अगर कोई वस्तु जल रही है, तो जैसे ये लकड़ी है सपोज, ठीक है, ये जल रही है, तो जलने के बाद आपको येलो कलर की इस प्रकार की कुछ फ्लेम आपको बनती हुई दिखती है। तो यही आपका क्या है, फ्लेम है, जहां पर कि आपकी वो प्रकाश और आपका तापमान भी वहां पर ज्यादा है। क्लियर? तो ये दहन और ज्वाला हो गया, जो कि आपका चैप्टर का नाम है, और यहाँ पर हम बहुविकल्पीय प्रश्न इसके देखेंगे। क्लियर है? चलिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहले आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, स्टेटमेंट दी जाएगी, उसके लिए आपको बहुत सारे क्या मिलेंगे, ऑप्शंस मिलेंगे, 4 ऑप्शन मिलेंगे। उन चारों में से आपका एक ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, एक विकल्प सही होगा, और आपको बताना है कि वह विकल्प कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज यूज्ड इन कंबशन। कंबशन यानी कि आपका दहन। दहन में कौन सी गैस उपयोग में आती है? या आप बोल सकते हैं कि जब दहन होता है तो उस समय पर दहन किसकी प्रेजेंस में होता है, किसकी उपस्थिति में दहन की प्रक्रिया होती है। तो आपके पास ऑप्शन है हाइड्रोजन ए, बी है ऑक्सीजन, सी है नाइट्रोजन, डी है कार्बन डाइऑक्साइड। तो दहन होता ही क्या है, हम कहते हैं जब भी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, हवा की उपस्थिति में, जो भी जनरल लैंग्वेज में हवा बोलते हैं, पर वैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब कोई भी वस्तु अभिक्रिया करती है या जलना प्रारंभ करती है, और जिसके बाय प्रोडक्ट्स के रूप में आप क्या देखते हैं कि बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, और साथ ही आपका क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान बढ़ता है, और क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, हीट और लाइट उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, कंबशन यानी कि दहन कहा जाता है। तो उसकी परिभाषा में ही क्या लिखा गया है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो अभिक्रिया हो रही है। तो यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ऑक्सीजन। क्लियर है? चलिए नोट करेंगे जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। द बर्निंग ऑफ एलपीजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। एलपीजी का जलना किस प्रकार का उदाहरण है आपका? ओके, ऑप्शन है आपके पास, ए रैपिड कंबशन, बी स्पॉन्टेनियस कंबशन, सी स्लो कंबशन, और डी एक्सप्लोड।
ठीक है। तो कंबशन के अपने अलग अलग टाइप देखे थे। रैपिड कंबशन देखा था, तीव्रता के साथ कोई चीज जलती है। स्पॉन्टेनियस, अचानक जब जलती है। स्लो कंबशन यानी कि धीरे धीरे जलती है। और एक्सप्लोजन, जिसे आप विस्फोट कह रहे थे कि अचानक से जब कोई विस्फोट होता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है आपका रैपिड कंबशन का, जहां पर आपने कहा था कि कोई वस्तु एक साथ तीव्र गति से जलती है, ऊष्मा और तापमान, वहां पर आपका तापमान बढ़ता है, ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है और साथ ही प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ठीक है, तो एलपीजी आपने देखा है और वहां पर गैसेस भी बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं निकलती। क्लियर है। तो पूर्ण दहन जहां पर हो रहा है उसी को क्या कहा जा रहा है, आपका रैपिड कंबशन यानी कि तीव्र दहन कहा जा रहा है। जल्दी से इसका आंसर नोट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, अ टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस बर्न इज कॉल्ड। वह तापमान जिस पर कोई भी वस्तु जलती है उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, कोई भी वस्तु है, सपोज ये कोई वस्तु है, इसके लिए कोई ना कोई मिनिमम टेम्परेचर तो होगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो यहाँ एनवायरनमेंट में है। जब हम माचिस जलाएंगे, इसके पास में लाएंगे तो ये एकदम से जलना शुरू नहीं करेगी, धीरे एक टाइम लेती है कोई भी वस्तु जलने से पहले। ठीक है, तो वो समय जो होता है वो इसलिए लिया जाता है ताकि इसका जो टेम्परेचर हो सके वो वहां तक पहुंच सके जब ये जलना प्रारंभ करे। ठीक है, सपोज कोई भी वस्तु है वो 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पे है और उसको 60 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर पहुंचेगा तब वो जलना प्रारंभ करेगी। मिनिमम 60 डिग्री, क्या कहा मैंने, न्यूनतम, मिनिमम यानी कि न्यूनतम तापमान होता है। इस मिनिमम टेम्परेचर पे अगर वो वस्तु आ गई है तो उसके बाद और वहां पर क्या होनी चाहिए, ऑक्सीजन होनी चाहिए। तो वस्तु का क्या हो जाएगा, दहन हो जाएगा, यानी कि कंबशन हो जाएगा, जलना वो प्रारंभ कर देगी। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, और टेम्परेचर एट विच, वह तापमान जिस पर सब्सटेंस, कोई वस्तु बर्न्स, जलती है, और हमने क्या कहा, वो तापमान है न्यूनतम। तो इस न्यूनतम तापमान को क्या कहा जाएगा वो पूछा जा रहा है। चलिए ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है आपके पास, ए मेल्टिंग, मेल्टिंग तो आप कहाँ पढ़ते हो, पिघलने के लिए पढ़ते हैं। जब कोई चीज पिघलती है या सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होती है, यानी कि ठोस से द्रव में कन्वर्ट होती है, तो उसको मेल्टिंग कहा जाता है। ठीक है, दूसरा है बॉइलिंग टेम्परेचर। बॉइलिंग क्या है, जब आप पानी को उबाल रहे हो तो वहां पर भी फेज में, अवस्था में एक प्रकार का परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जैसे वो द्रव अवस्था में, जैसे पानी को बॉईल कर रहे हैं, पानी किस में है, लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में, द्रव से वो किस में जा रहा है, भाप बन रही है, तो वो वाष्प के रूप में यानी कि गैसेस स्टेट में जा रहा है। तो बॉइलिंग भी क्या है, आपका अवस्था में परिवर्तन है। क्लियर। तीसरा है किंडलिंग टेम्परेचर। किंडलिंग टेम्परेचर क्या होता है, वह तापमान जिस पर वस्तु जलती है। और लास्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, वाष्पीकरण। और वाष्पीकरण में भी आपको क्या दिखता है कि पानी जो है वो वाष्प के रूप में बदल रही है। क्लियर है। तो यानी कि जो आपका न्यूनतम तापमान है, जिस तापमान पे वस्तु जलना प्रारंभ करेगी, उस तापमान को क्या कहा जाता है, किंडलिंग टेम्परेचर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, वो टेम्परेचर जिस पर वस्तु जल रही है वो किंडलिंग टेम्परेचर है। और न्यूनतम तापमान की बात करेंगे तो किंडलिंग टेम्परेचर के साथ साथ आप इग्निशन टेम्परेचर, एक वर्ड आता है यहाँ पर, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर, और जिसको आप क्या कहते हैं, ज्वलन ताप भी कहते हैं। ओके, जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन का आंसर, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, विच इज नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कौन गैर नवीनीकरण या अनवीकरण जिसे आप कहते हैं, अनवीकरण स्रोत है ऊर्जा का, यानी कि जिसको रिन्यू नहीं किया जा सकता। रिन्यू यानी पुनः आप उसको चक्रण में उसको नहीं ले जा पाएंगे। ए है आपका नेचुरल गैस, बी है विंड एनर्जी, सी है टाइडल एनर्जी एंड डी मैकेनिकल एनर्जी। तो आप पढ़ते हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा पढ़ते हैं गैर, जिनको आप कह रहे हैं यानी कि नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो रिन्यूएबल क्या कहता है कि इसको रिन्यू किया जा सकता है, पुनः इसको प्राप्त किया जा सकता है, एक बार यूज किया तो दोबारा इसको प्राप्त कर लेंगे। और नॉन रिन्यूएबल कह रहा है कि उसमें हम रिन्यू नहीं कर पाएंगे, यानी नवीनीकरण नहीं है। तो जो नवीनीकरण नहीं है वो नॉन रिन्यूएबल है। क्लियर।
तो इसमें से आपका नेचुरल गैस जो होती है वो कैसी होती है, आपकी नॉन रिन्यूएबल होती है। क्यों? क्योंकि आप जो नेचुरल गैस है उनको कहाँ पढ़ रहे थे, फॉसिल्स में पढ़ रहे थे। जब आप फॉसिल फ्यूल आपने पढ़ा तो वहां पर नेचुरल गैस को पढ़ा जाता है, ठीक है। नेचुरल गैस क्या कह रही थी कि बहुत, क्योंकि इनको बनने में कितना समय लग रहा है, लाखों वर्ष तक आपका कोई भी जैविक पदार्थ या जैविक पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, वो मिट्टी की सतह के नीचे दबे हुए हैं और लाखों साल तक ये प्रोसेस चलती है प्राकृतिक गैस के बनने की। तो जो कि एक ह्यूमन एज के लिए, आप नवीकरण किसको कह रहे हैं कि एक ह्यूमन एज में वो चीज हो रही है। लेकिन किसी व्यक्ति की, अगर कोई भी पर्सन है, सपोज उसकी एवरेज एज कितनी होती है, जो सामान्य आयु होती है वो 60 से 70 साल होती है, लेकिन इनको बनने में लाखों साल लग रहे हैं, ठीक है। रिन्यू हो रहा है लेकिन लाखों साल उनको बनने में लग रहे हैं, तो इसीलिए इनको किस में रखा जाता है, नॉन रिन्यूएबल में रखा जाता है। और साथ ही जब आप इनको कहाँ पढ़ रहे थे, फ्यूल्स में पढ़ रहे थे, तो वहां पर आपने इनको क्या कहा, एग्जॉस्टिबल कहा। क्लियर है? चलिए, फिफ्थ है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल। इनमें से कौन सा आपका जीवाश्मीय ईंधन नहीं है। जीवाश्मीय ईंधन से क्या समझते हैं, जो जीवाश्मों से बने हैं। जीवाश्मों से कौन बना है, जीवों के अंशों से जो बने हैं। और जीवों के अंश कहाँ से आए, जब कोई जीव मर गया, मर करके वो कहाँ जाएगा, धरती की सतह पर गिरेगा। धरती की सतह पर गिर गया, अब धीरे धीरे उसके ऊपर कई चीजें आ गई, मिट्टी की लेयर आई, बारिश पड़ी, पानी आ गया, कहीं से कीचड़ आ गया, कहीं से रेत आ गई, कोई और जीव मरा वो उसके ऊपर गिर गया। तो इस प्रकार से लेयर बनती चली गई उसके ऊपर, ठीक है। और जो जीव सबसे पहले नीचे दबा था, अब क्या होगा, उसका अपघटन होना शुरू हो गया, डिकम्पोज होने लग गया, ऑक्सीजन वहां पर आ रही है। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है कि डिकम्पोजिशन रुक जाता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर है वहां पर, बहुत ज्यादा प्रेशर है नीचे जहां पर वो जीव था। और अब क्योंकि अपघटन रुक गया है, हम कह रहे हैं, या डिकम्पोज नहीं हो पा रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ पार्ट बच जाएगा। जैसे हम किसी अगर प्राणी की बात करें कि कोई जंतु रहा होगा, वो मरा, तो पहले उसके जो स्किन है वो डिकम्पोज हुई, फिर उसके इंटरनल ऑर्गन्स हुए, देन उसकी स्केलेटन, फिर बोन्स अगर रह गई हैं तो वो क्या रह गया, फॉसिल, यानी जीवों के अंश रह गए हैं। अब वो अंश से किसका निर्माण होगा, आपके फ्यूल का, यानी ईंधन का निर्माण होगा। इसीलिए उसको क्या कहा गया, जीवाश्म ईंधन कहा गया। तो आपको पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए कोल, बी पेट्रोलियम, सी नेचुरल गैस और डी वाटर गैस। तो आपको पता है जब आप फॉसिल फ्यूल पढ़ रहे थे तो ये तीन टाइप के वहां पर आए थे, एक कोल, दूसरा पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तीसरा आया था नेचुरल गैसेस। तो ये तीनों ही फॉसिल फ्यूल के टाइप होते हैं। तो जो नहीं होता है वो क्या है, वाटर गैस। क्लियर? चलिए जल्दी से नोट करेंगे क्वेश्चन और आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, विच गैस हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ कंबशन। कौन सी गैस कंबशन में हेल्प करती है वो आपको बताना, ठीक है। तो कंबशन में आपकी कौन सी गैस हेल्प करती है, आपको पता है, अभी पढ़ा था, ऑक्सीजन गैस। क्लियर? चलिए, तो आंसर क्या है आपका, ऑक्सीजन गैस। जल्दी से नोट करेंगे इसे, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेवेंथ है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस्ड ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ अ फ्यूल इज कॉल्ड। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी यानी कि ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा, और कौन सी मात्रा, प्रोड्यूस्ड, जो कि उत्पन्न होती है, ऑन कंप्लीट कंबशन, जब पूर्ण दहन होता है, किसका, 1 kg फ्यूल का। 1 किलोग्राम ईंधन लिया गया है और उसका पूर्ण दहन होगा, और पूर्ण दहन में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी उसको क्या कहा जाता है वो पूछा जा रहा है। सपोज ईंधन के रूप में आपने लकड़ियां ले ली, लकड़ियां कितनी ली, 1 किलोग्राम, ठीक है। 1 किलोग्राम लकड़ियां तोल के ले ली हैं और उनको जला दिया है। कंबशन का मतलब उनका दहन किया गया है। दहन होने पर ऊष्मा उत्पन्न होगी, आग जलती है ना, लकड़ियां जलाते हैं तो क्या होता है, फ्लेम निकलती है, ज्वाला निकलती है, साथ में क्या होता है, तापमान भी बढ़ता है, ओके, और प्रकाश उत्पन्न होता है, उजाला भी होता है। तो क्या कह रहे हैं, वो 1 किलोग्राम लकड़ी जलाने पर कितनी ऊष्मीय ऊर्जा निकल रही है, ठीक है। और जो ऊष्मीय ऊर्जा वहां पर निकल रही है
उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन है आपके पास ए कैलोरीफिक वैल्यू, बी सिग्निफिकेंट वैल्यू, सी हीट वैल्यू और डी इंटरनल एनर्जी। तो आपको पता है कि जब हम इसको पढ़ रहे थे कि कंप्लीट कंबशन को, तो हमने वहां पर एक टर्म पढ़ी थी, कौन सी, कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, जब 1 किलोग्राम फ्यूल को जलाया जाता है तो उस 1 किलोग्राम को जलाने पर जितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी वो उसका क्या होता है, कैलोरीफिक वैल्यू का मान होता है। तो इसका आंसर हो गया ए कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, नोट करेंगे जल्दी से इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। विच जोन रिप्रेजेंट द पार्शियल कंबशन इन कैंडल फ्लेम। विच जोन रिप्रेजेंट द पार्शियल कंबशन इन कैंडल जोन। हमने क्या देखी थी, हमने देखी थी कैंडल। और कैंडल कैसे देखी थी कि वो जल रही थी। ठीक है, एक कोई कैंडल है हमारे पास, ठीक है, ये जल रही है। तो जलने में क्या निकलती है, फ्लेम बनती है। ये फ्लेम बन रही थी, ठीक है। और हमने क्या कहा, फ्लेम के होंगे 3 पार्ट। कौन से, एक आउटर पार्ट ये वाला, ठीक है, एक होता है मिडिल का जोन, बीच वाला, येलो और रेड पार्ट जिसे हम कहते हैं, और एक आपका होता है सबसे अंदर का ये ब्लैक पार्ट। इस प्रकार से 3 जोन हो गए, आउटर जोन, मिडिल जोन और इनर जोन, इनर मोस्ट जोन। ठीक है, आउटर जोन कौन सा है आपका, ये वाला है ब्लू कलर का, ठीक है। ये रेड कलर का आपका क्या है, मिडिल जोन, और ये ब्लैक कलर का क्या है, इनर मोस्ट जोन। ओके, तो इन जोन में आपका होता क्या है कि अलग अलग प्रकार से फ्लेम का ऊर्जा पाई जाती है या तापमान आपको देखने को मिलता है। जब आप फ्लेम की बात करते हैं कि कौन सी फ्लेम का उपयोग कहाँ पर हो रहा है, तो जैसे आपने पढ़ा था कि जो आपके गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार होते हैं, वो किसका यूज करते हैं, तो वो बाह्यतम फ्लेम जो होती है ब्लू कलर की फ्लेम, उसका प्रयोग करते हैं। क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर आपको कंप्लीट कंबशन देखने को मिलता है, पूर्ण दहन, जो ब्लू कलर का पार्ट आ रहा है आपका, ये वाला जोन, ठीक है। और ये पूरा जोन कैसा होता है, बीच का, ये होता है जहां पर कि गैसेस आधी तो जल रही हैं पर आधी कुछ नहीं जल रही, तो वहां पर कंप्लीट कंबशन नहीं हो पाता है, वहां पर कुछ मात्रा में गैसेस रह जाती हैं। और ये आपका इनर मोस्ट जोन जहां पर कि जलने की प्रक्रिया होती है, क्लियर, वो कैसा होता है, वो ब्लैक कलर का होता है। ओके, तो ये आपके 3 मेन जोन होते हैं, किसके, आपके फ्लेम के। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया है पार्शियल कंबशन कहाँ पर हो रहा है। तो पार्शियल कंबशन आपका एक है आउटर जोन, बी मिडिल जोन, सी है आपका इनर जोन और डी लोअर जोन। तो 3 ही तो जोन बताए, आउटर, मिडिल और इनर। और हमने बताया कि जो आपका मिडिल जोन होता है, मध्य का भाग, ठीक है, कौन सा वाला, ये मध्य भाग, यानी कि मिडिल जोन, जिसको क्या कहा जाता है, येलो और रेड जोन भी कहा जाता है। ओके, इसमें आपका जो कंबशन होता है वो पार्शियल होता है, पूर्ण दहन नहीं हो पाता है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, ब्लू जोन जिसको कहा जाता है, या आउटर जोन, आउटर मोस्ट भी बोल सकते हैं। और ये हो गया इनर मोस्ट जोन, और जहां पर भी कंबशन नहीं होता है, और जिसको आप ब्लैक जोन भी कहते हैं। ओके, तो इस प्रकार मिडिल जोन में क्या होता है, पार्शियल कंबशन होता है, पूर्ण दहन नहीं होता बल्कि आंशिक दहन होता है। कैसा होता है, आंशिक दहन। मध्य भाग, जो कि कैसे रंग का होता है, पीला या लाल रंग का होता है। तो ज्यादातर फ्लेम का पार्ट यही दिखाता है, ठीक है, पीला पीला ही दिखती है ना आपको फ्लेम, पीली या लाल रंग की दिखती है, ऑरेंज कलर की। तो ज्यादातर भाग मिडिल जोन ही कवर करता है पूरी फ्लेम। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बर्निंग कोल इन अ क्लोज्ड रूम विल प्रोड्यूस
जब कोयले को किसी बंद कमरे में जलाया जाता है तो उससे क्या उत्पन्न होती है? तो उससे गैस उत्पन्न होगी। कौन सी गैस उत्पन्न होगी? नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन। आपको पता है कि ऑक्सीजन तो नहीं है प्रोड्यूस होने वाली, नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं होगी, इन दोनों में से एक होगी। और जब हम बंद कमरे की बात करते हैं तो मोनोऑक्साइड गैस आपकी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या है? सही आंसर। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपका पूछा जा सकता है। कभी कभी पूछते हैं कि कोई व्यक्ति अगर किसी कमरे में बंद है और वहां पर कोई भी वस्तु जल रही है, कोयला जला रहे हैं सपोज, तो वो व्यक्ति किस चीज के कारण बेहोश हो गया, कौन सी गैस के कारण बेहोश हो गया, या किस रीजन, क्या रीजन है कि वो वहां पर बेहोश हो गया। तो रीजन क्या होता है कि वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है। कमरा चूंकि बंद है इस वजह से गैस बाहर भी नहीं निकल पा रही है और धीरे धीरे वहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जाएगी। इस वजह से व्यक्ति क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्सटेंस विच कैच फायर आर कॉल्ड। अच्छा, हमने पढ़ा था जब हम दहन की बात कर रहे थे तो दहन में हमने वस्तुओं के बारे में भी अलग अलग तरह से पढ़ा, पदार्थों के बारे में, कि सारी जो वस्तुएं होती हैं वो जलती तो नहीं है, कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जो जलती नहीं है। जैसे हम कागज प्लास्टिक की बात करें तो ये तो जनरली जल जाते हैं आपके, ठीक है। लेकिन जैसे पत्थर की बात करते हैं तो पत्थर आपके स्टोन जो होते हैं, ठीक है, वो जलते नहीं। मिट्टी की बात करेंगे तो मिट्टी भी कोई कोई रेत वगैरह वो जलती नहीं। तो जो वस्तुएं जलती हैं उनको क्या कहा जाता है और जो वस्तुएं आपकी नहीं जलती हैं उनको क्या कहा जाता है? तो हमने क्या कहा कि दहन हो रहा है, और दहन किसका हो रहा है? वस्तु का हो रहा है, ठीक है। और इस वस्तु को हम दो प्रकार से विभाजित कर रहे हैं। एक हम कह रहे हैं कि जो ज्वलनशील है, ठीक है, और दूसरी हमने कहा कि जो अज्वलनशील है। तो ज्वलनशील कौन सी हैं? जो जलती हैं, और अज्वलनशील कौन सी हैं? जो जलती नहीं। तो जो वस्तुएं जलती हैं उनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं? जैसे कागज हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया। प्लास्टिक में भी अलग अलग टाइप के आते हैं, तो कुछ ज्वलनशील होते हैं। तो ये सारे किस में आएंगे? ज्वलनशील में आएंगे। जो जलती नहीं है जैसे पत्थर हो गया, पत्थर आपका जलता नहीं है। ओके, तो इस प्रकार से वस्तुएं कितने प्रकार से विभाजित कर ली गई? ज्वलनशील और अज्वलनशील, दो प्रकार से। दहन के आधार पर हम देखिए, यहाँ पर पूछा जा रहा है विच कैचेस फायर, जो आग को पकड़ लेती है। आग पकड़ने का मतलब क्या है? जो जलना प्रारंभ करेगी, तो वो किस में आएगी? ज्वलनशील में आएगी, ठीक है। ऑप्शन है आपका एसिड, बेसिस, कंबस्टिबल और बर्नर। एसिड बेस अम्ल क्षार हो गए, कंबस्टिबल क्या होता है? ज्वलनशील होता है, बर्नर्स क्या हो गए? जो जलाने वाले होते हैं, वो बर्नर्स कहलाते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि क्या है? कंबस्टिबल यानी कि ज्वलनशील, या दाह्य भी इनको कहते हैं, दाह्य पदार्थ। ओके, चलिए जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर आगे देखेंगे। ज्वलनशील और अज्वलनशील में आप फ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल भी पढ़ते हैं, जैसे कि जो फ्लेम के साथ जलती है और कुछ क्या ग्लो के साथ जलती है, ठीक है। फ्लेम के साथ जैसे हमने लकड़ी जलाई तो उसमें आग की ज्वाला आपको फ्लेम बनते हुए दिखती है, ठीक है। लेकिन अगर हम कोयले की बात करते हैं तो कोयले में फ्लेम नहीं बनती है, उसमें सिर्फ ग्लो, चमक उत्पन्न होता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो वो कैसा हो गया? अज्वलनशील हो गया। क्लियर? तो वो आपके हो गए दाह्य पदार्थ, कंबस्टिबल। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, आउट ऑफ दीज विच इज एबल टू कंट्रोल फायर। ओके, इनमें से कौन सा फायर को कंट्रोल करने के लिए, आग को नियंत्रित करने में उपयोग में आता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके NH3H2 CO2 H2 F2। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जो कहाँ मिल रही थी आपको? जो आपको
जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, जो भी वस्तु जल रही है इस जलती हुई वस्तु के बाहर CO2 का आवरण बना देती है और यहाँ ऑक्सीजन को आने से रोकती है। ठीक है, इस ऑक्सीजन को नहीं आने देगी। तो जब ऑक्सीजन नहीं आएगी तो आपका जो वस्तु जल रही है वो जलेगी नहीं, दहन की प्रक्रिया रुक जाएगी। और क्या होगा, इस वस्तु का टेम्परेचर कम करने की कोशिश करेगी। ठीक है, टेम्परेचर कम करने के लिए, टेम्परेचर कम क्यों कर रहा है, इग्निशन टेम्परेचर से कम अगर तापमान चला जाएगा तो वस्तु आपकी जलेगी नहीं, जिसे आप किंडलिंग टेम्परेचर भी कह रहे थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच जोन ऑफ अ फ्लेम डज अ गोल्ड स्मिथ यूज फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर? सोने और चांदी को पिघलाने के लिए जो आपके क्या होते हैं, गोल्ड स्मिथ यानी कि सुनार होते हैं, वो कौन सी फ्लेम की कौन सी पार्ट होता है जिसका वो उपयोग करते हैं? तो मैंने फ्लेम के आपको 3 पार्ट बताए थे। तो जो बाह्यतम पार्ट होता है उसी का वो क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। ठीक है, आउटर जोन का, जिसको कि जो किस कलर का होता है, ब्लू कलर का भी आपको देखने को मिलता है, ब्लू फ्लेम। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन? कैलोरीफिक वैल्यू जो होती है उसको एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर किलोग्राम, किलो जूल पर ग्राम, जूल पर मिलीग्राम, किलो जूल पर मिलीग्राम। ठीक है, तो आपका आंसर है किलो जूल पर किलोग्राम। ओके, यानी हम क्या कह रहे थे, 1 किलोग्राम को जलाने पर कितने, 1 किलो जूल अगर गैस निकलती है तो उसका मान कितना होगा, 1 कैलोरीफिक होगा मान। ठीक है, क्लियर? 14th है विच इज नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस? इनमें से कौन दाह्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है, वुड, पेपर, आयरन नेल और डी स्ट्रॉ। तो कौन सा आपका आयरन नेल कंबस्टिबल नहीं होगा, यानी दाह्य पदार्थ नहीं है, ये जलेगा नहीं। ओके, 15th है एसिड रेन कंटेन्स मेनली। एसिड रेन में क्या पाया जाता है, अम्लीय वर्षा। A ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैस, B फ्लोरीन एंड क्लोरीन गैस, C मैग्नीशियम ऑक्साइड और D नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो आप जब अम्लीय वर्षा के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पर आपने क्या पढ़ा कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर जब भी आएगा तो इसका मतलब अम्लीय वर्षा की बात जब हो रही है तो सल्फर डाइऑक्साइड जरूर आता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन और के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड्स कहाँ होते हैं, एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो इतना होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जल्दी से क्वेश्चन को नोट करें। तो बच्चों आज के सेशन में हमने MCQs देखे चैप्टर 6 के। जितने भी अभी तक सारे चैप्टर्स के आपको MCQs कराए हैं उन्हें आपको अच्छे से लर्न करना है, रिवाइज करना है, और चैप्टर्स में केमिस्ट्री पोर्शन में जो भी आपके क्वेश्चन हैं, डाउट्स हैं, उनको आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।